हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 से लेकर 14 तक 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 100% बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ये बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार ये पूछे भी जाएंगे और ये 2027 में भी पूछे जाएंगे। यकीन मानिए अगर इन 100 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो 70 में 60 से लेकर आप 65 नंबर आसानी से ला सकते हैं। लेकिन इन 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक। तो देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सब कराएंगे। ऐसे अध्याय 2 के, अध्याय 3 1 से लेकर चैप्टर 14 तक कराएंगे। ठीक है, चलिए अध्याय 1 के पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, इसका एक फार्मूला होता है AB बराबर BQ प्लस R। ए हमारा क्या होगा, इसमें से बड़ा कौन है? 225, यहाँ पर लिखेंगे। तो हम 135 से इसमें जब भाग देंगे, जब 135 से भाग देंगे तो B का मान होगा। तो B कितना? 135। जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इससे ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं। और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल हमारा कितना बचेगा? 90 बचेगा। बचेगा कि नहीं? जैसे 135 से जब 225 में भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा कि नहीं? तो यहाँ 0 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर कट गया। ठीक, ये हो जाएगा हमारा बीच वाला A का मान और ये हमारा हो जाएगा B का मान और ये हमारा हो जाएगा क्या? Q का मान और ये हमारा हो जाएगा किसका? R का मान। समझे? तो उसी रूप में हमने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा B है 135 को, तो इसमें 135 यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 135 यहाँ लिखेंगे और 90 से इसमें भाग देंगे। तो 90 से जब इसमें भाग देंगे तो 90 एक कम 90 और बचेगा कितना? 45। क्या शेषफल 0 आया? अभी भी नहीं आया। चलिए एक बार और करते हैं। अब 90 यहाँ लिखते हैं और 45 से भाग देते हैं। तो 45 दूनी कितना होगा? 90 प्लस शेषफल कितना आ गया? 0। आया कि नहीं? हमारा HCF जब 0 आ गया, यानी हमारे शेषफल जब 0 आ गया तो HCF हमारा यही B का मान जो आता है वही क्या होता है? HCF हो कितना आ गया? 45। होगा कि नहीं? होगा। HCF बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। पहला क्वेश्चन तो कर लिया हमने। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ऐसे ही आप लोग करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अध्याय 1 के दूसरा नंबर प्रश्न, 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 867 को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं और 255 को भी तोड़ लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया नहीं, 2 से कहाँ कटेगा हम भी। ठीक, चलिए 2 से नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? कम से कम 8 से 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक, कितना था? 200, अरे 800 कितना था? 800 था, 867 यही था ना। चलिए तो इसको जब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर 3 8 24, 3 9 27। अब ये 289 किससे कटेगा? ये 17 का स्क्वायर है, यानी ये सीधे 17 से कटेगा। तो 17 में 289, फिर 17 1 17। ऐसे 255 किससे कटेगा? 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा भाई। तो 3 8 24 और 3 5 15 और फिर जब 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 17 और 17 1 17। होगा कि नहीं? तो 867 का कितना आया? 3 गुणे 17 गुणे 17 और 255 का कितना आया? 3 गुणे 5 गुणे 17। तो HCF इसमें क्या होगा?
HCF के लिए ये करते हैं जो दोनों में हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ या जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कॉमन का मतलब जैसे इसमें 3 है, 3 इसमें भी है कि नहीं, तो उसको एक बार, अगर ये मिल गया तो इसको एक बार, और देखो कोई मिल रहा है, यहाँ पर 17 एक बार, यहाँ भी 17 एक बार, मिल गया कि नहीं, इसको भी फिर 17, अब 17 को नहीं बचा, तो हमारा कितना 17 तो यहाँ कितना हो गया 51। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो HCF कितना आया 51 आया कि नहीं आया ना। चलिए दूसरा भी प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिक्कत है। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है। ये प्रश्न बार बार आता है, कभी √2, कभी √3, कभी √5। ये जो तीनों क्वेश्चन है कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें दे ही देता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक। चलिए इसको कैसे करते हैं, यानी बेसिक तरीका क्या होता है, एकदम मेन तरीका वो हम बताते हैं, ठीक। चलिए इसको हम थोड़ा पेंसिल को छोटा करते हैं। चलिए तो इसके लिए करते हैं क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय है। तो अगर अपरिमेय कहा तो इसको परिमेय मानेंगे पहले, ऐसे ही लगता है, ठीक है। चलिए माना, एक मिनट, माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो अगर मान लीजिए √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को किसके बराबर करेंगे, p/q के बराबर करेंगे, करेंगे कि नहीं, करेंगे ना, क्योंकि परिमेय संख्या p/q यानी अंश बटे हर के रूप में बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। और क्यों कैसा होना चाहिए, ≠ 0 होना चाहिए, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक कह सकते हैं, अभाज्य कह सकते हैं, सहभाज्य मान लें क्या, जहाँ p और q कैसे हैं, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य है। इधर करते हैं, अभी उधर जगह का काम पड़ेगा। तो p और q कैसा है, सहअभाज्य है, ठीक। कैसा है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य है, ठीक। तो √2 बराबर p/q, इन दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों क्या लिखेंगे, दोनों ये दोनों हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पर p/q का स्क्वायर यानी p² होगा कि नहीं। और q² को इधर लाते हैं और 2 को इधर लाते हैं, तो q² इक्वल p² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं, इसी को मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, समीकरण 1। इतना हो गया ना। चलिए अगर ये बताइए, अगर q² पूर्णांक है तो q भी पूर्णांक होगा कि नहीं, चाहे कह लें q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा। और क्या है, p² संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, अगर p² विभाजित है तो 2 भी विभाजित होगा। यही चारों पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, चूंकि q एक पूर्णांक है, कैसा है, q एक पूर्णांक है, चूंकि q² भी एक पूर्णांक है कि नहीं, q² भी एक
पूर्णांक है। और क्या है, और पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, नीचे 2 से विभाजित है कि नहीं, तो लिखेंगे पी स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है या विभाजित है, एक ही बात है, ठीक है। और कि अगर पी स्क्वायर भाज्य है तो पी भी भाज्य होगा कि नहीं, पी संख्या 2 से भाज्य होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना। तो अगर ये भाज्य पी एक पूर्णांक है तो क्यों एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अगर पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है तो पी भी विभाजित होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसी को क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, माना p/2 बराबर k1, क्या मानेंगे k1, जहां k1 क्या है, k1 जो है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, ये कर रहा है बिलोंग्स इंटीजर से, ठीक है। जहां k बराबर भी कह सकते हैं, k बराबर पूर्णांक, या बिलोंग्स कर रहा है पूर्णांक से, इंटीजर से, ठीक है। ये 2 है, 2 क्या है 2, तो k1 को नहीं, p को यहीं रहने देते हैं और 2 उधर हो जाएगा 2k1, इसी को मान लेते हैं समीकरण 2, इधर 1 मान लेते, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इस 1 में रखेंगे तो इधर क्या है, k स्क्वायर है, और इधर क्या है, p स्क्वायर के इधर पे क्या रखेंगे, p बाई यानी 2k1 है तो 2k1 का स्क्वायर, और नीचे कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ q स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 ये 2 से कटेगा यानी फिर आ जाएगा 2k1 स्क्वायर। तो k1 स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और इधर लिखते हैं q स्क्वायर बटे में 2, हो जाएगा कि नहीं, इतना होगा ना। चलिए, तो यहाँ पर जैसे हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पर ये समीकरण जब आया था, इसी को पहले मान लेते हैं समीकरण 3, इसी को क्या मानते हैं, समीकरण 3। चलिए, समीकरण क्या मानते हैं, 3। जैसे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपन 2 लिखा, तो यहाँ पर वही है कि नहीं, k1 स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर बाई 2। जैसे हमने q को लिखा, q एक पूर्णांक है, तो यहाँ भी लिखेंगे k1 एक पूर्णांक है, हमने वहाँ मान भी चुका है, ठीक। और k1 पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक है, और q स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है और q भी विभाजित होगा कि नहीं। फिर वही 4 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे चूंकि k1 एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, चूंकि k1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर संख्या 2 से भाज्य है, संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे
अगर क्यू स्क्वायर भाज्य तो क्यू भी भाज्य होगा, तो क्यू संख्या 2 से भाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने माना था P बाई क्यू बराबर K1, तो यहाँ मानेंगे Q बाई 2 बराबर K2। क्या मानेंगे, माना Q बाई 2 बराबर K2। क्या मानेंगे, K2। ये K2 है, क्या है, K2 है, क्या है, K2। और K2 क्या है, किससे विभंग कर रहा है, Z से। कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। इसी को क्या करते हैं, Q बराबर 2K2, इसी को माने थे समीकरण 4। अच्छा ये बताइए समीकरण 2 किधर है, पढ़िए समीकरण 2 P बराबर 2K1 और समीकरण 4 में Q बराबर 2K2। अगर देखें P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है कि नहीं। तो अगर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो P और Q सभाज्य संख्या कैसे हो सकती है, आप ही लोग बताइए। जैसे इसमें माना ना कि P, जहाँ P और Q सअभाज्य है, हो गया कि नहीं, सअभाज्य। तो यहाँ पर कहाँ सअभाज्य का मतलब क्या होता है, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो। लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, 1 आया ही नहीं। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2। तो ये लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से यह स्पष्ट होता है कि संख्या 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, अतः P और Q सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य नहीं है तो क्या, ये सअभाज्य नहीं है, चलिए आगे बताते हैं। सअभाज्य नहीं तो लिखेंगे आगे, यह हमारी कल्पना का विरोध करता है, यह हमारा विरोधाभास है, यह हमारी। जैसे यहाँ पर जब लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अगले लाइन से, यह हमारी वहाँ दिखेगा नहीं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा छोटा में लिख दे रहे हैं, ठीक। यह हमारी विरोधाभास, यह हमारी विरोधाभास है। और क्या लिखेंगे इसके बाद, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना
चेंज कर देते हैं कलर। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 √2 है ना, √5 क्यों लिखेंगे। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका समझिए पक्का है। 5 नंबर आपका फिक्स। कितने नंबर का ये आएगा? 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर। 1 2 नहीं बल्कि 5 नंबर का आएगा। इसमें क्या या तो आता है √2 या तो आता है √3 या तो √5। हर एक स्टेप हमने समझाया है। बात अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए √2 भी हो गया। ये प्रश्न कौन सा था? तीसरा नंबर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें टाइम तो लगा लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे पेपर में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। जहाँ √2 था वहाँ √3 आ गया। जहाँ जहाँ 2 था वहाँ आप क्या करेंगे? 3 करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पीछे क्वेश्चन में जहाँ भी 2 था, जैसे यहाँ 2 था, वहाँ क्या सिर्फ 3 करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ √2 या √3 हो, क्या दिक्कत। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग करिएगा इसको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। √5 आ गया, वही चीज़ है, इसको भी होमवर्क में ले लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ये हम बता दे रहे हैं कौन सा नंबर है भाई? 6 नंबर। चलिए, गर्मी तो है ही, मेहनत किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है। वही बात करें। ठीक है, तो इसको भी हम मानेंगे। क्या माना? क्या मानना? कलर चेंज कर लें? चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आप लोगों को ये स्लो अगर हम बता रहे होंगे तो आप लोग स्पीड तेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमको सभी बच्चों को समझाना, एक बच्चे को तो समझाना नहीं कि उसको आ जाएगा समझ में, हमको सभी बच्चों को समझ में समझाना है, एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो हम स्लो ही पढ़ाएंगे, आप लोग स्पीड तेज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड तेज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। तो 3 + √5 को 2 √5 को किसके बराबर करेंगे? P/Q के बराबर करेंगे। और Q कैसा होना चाहिए? ≠ 0। जहाँ P और Q कैसे हों? जहाँ P और Q सअभाज्य। कैसा है? सअभाज्य है। तो एक काम करते हैं, 2 √5 को यहीं रहने देते हैं और इधर P/Q है, तो इधर प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा। 3 होगा कि नहीं? इतना हो गया ना। चलिए, तो 2 √5 बराबर P, इसका एलसीएम ले लेते हैं या तो तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, वही चीज़ आएगा। तो इधर हो जाएगा 3Q और नीचे Q। तो √5 को यहीं रहने देते हैं, √5 को यहीं रहने देते हैं
और क्या करते हैं, और 2 को नीचे भेज देते हैं, P-3Q/2Q। इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बताते हैं इसके। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि P-3Q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्योंकि अगर ऊपर वाला भी पूर्णांक है तो नीचे वाला भी पूर्णांक होगा, 2Q भी पूर्णांक होगा कि नहीं। क्योंकि 2Q भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसलिए P-3Q = 2Q। इसलिए P-3Q/2Q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से P-3Q बटे में 2Q बराबर √5। यहाँ पर तो ये क्या, P-3Q 2Q पूर्णांक भी और परमेय संख्या भी, जो इक्वल √5 है इसके बराबर, तो ये भी होना चाहिए परमेय संख्या। लेकिन नहीं, लेकिन ये क्या विरोधाभास कर रहा है कि नहीं, ये हमारी कल्पना का विरोध दे जाता है। ठीक है, चलिए तो ये लिखेंगे यही कि क्या P-3Q/2Q = √5, जो कि एक अपरमेय संख्या है, जो कि एक अपरमेय संख्या है, जो कि एक अपरमेय संख्या है, जो कि एक अपरमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्योंकि यह हमारी विरोधाभास है, यह हमारी विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का आएगा। ठीक, चलिए ये भी प्रश्न हो गया। अगर इस टाइप का पूछे तो आप ऐसे करेंगे, अगर बाकी इस टाइप का पूछे √5 √3 √2 तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, 13/2³ × 5 पे स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसाद शांत है या नहीं बताइए। उसको बताना शांत है कि कैसा है। चलिए अगर 13/2³ + 5 का स्क्वायर अगर है, इसमें 5 का क्या है, स्क्वायर है, तो 13 को क्या करते हैं, 2 का क्यूब पर 8 हो जाएगा, और इसका कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो 13 बटे में कितना, 25 8 है 200। जब इसका भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा 0.0, तो जाकर होगा कितना 2 5 6 2 6 12 और 2 5 10।
तो यहाँ पर होगा क्या 0.065। कैसा आया ये भैया? आया शांत। कैसा आया प्यारे बच्चों? शांत आया। भाग देने पर ये कट गया, शेष आ गया कि नहीं? तो और नहीं जा रहा तो ये शांत आया। तो इसको लिखेंगे कैसे आगे? यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके आगे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल दो तथा 5 का गुणनखंड उपस्थित है। 5 का गुणनखंड उपस्थित है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ये होगा है, होमा लिखा गया, होगा रहेगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आया? शांत आया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 तथा 5 का गुणनखंड उपस्थित है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब 2 और 5 आ जाते हैं गुणनखंड में हर के, ठीक, 2 और 5 रहना चाहिए, तब जाकर वो शांत दशमलव प्रसार होगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, अगर केवल 2 आया तो भी नहीं होगा, अगर केवल 5 आया तो भी शांत नहीं होगा। दोनों अगर 2 तथा 5 आया तब जाकर शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये कौन सा नंबर था? 7वां नंबर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न, अध्याय 1 के ये आखिरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो कितना? 8वां नंबर है ना। चलिए, दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 420 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला इसके लिए लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा, यानी A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो A यानी पहली संख्या कितना दिया है? 60 दिया हुआ है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो B ही रहने देंगे। HCF हमारा 12 है और LCM कितना है? 420 है कि नहीं? इसको 0 से 0 कटा और 6 7 42 हो गया। और यहाँ B इक्वल क्या आया? B बराबर 12 7 84। अतः हमारी दूसरी संख्या कितना आई? 84 आया। ठीक, और ये अध्याय 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, चलिए इसके आगे अध्याय 2 भी कराएंगे हम। ठीक, अब यहाँ से अध्याय 2 बहुपद शुरू होता है। ठीक है, क्या शुरू होता है? बहुपद शुरू होता है। आवाजें आ रही है ना सभी को? हाँ, माइक तो चलिए। तो अध्याय 2 क्या कह रहा है? ये पहला यानी 9वां नंबर इसमें 100 में से है, लेकिन अध्याय 2 के पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा? x² -5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। किसके शून्य ज्ञात कीजिए? x² -5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x², चलिए शून्य ज्ञात करना है तो इसका गुणनखंड करते हैं। x² - 5x + 6। तो जोड़ा बनाते हैं, तो 3 2 5 3 2 6, जोड़ा बन गया कि नहीं? चलिए, तो 3 + 2 का जोड़ा बना और इधर 6। तो x² माइनस का एक बार 3x, एक बार माइनस का 2x प्लस का 6, कॉमन इन दोनों में लेते हैं तो x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस का 3 हो गया और इसमें माइनस का 2 कॉमन है तो x माइनस का 3। तो ब्रैकेट वाला सेम आना ही चाहिए और सेम है भी। ठीक है, तो x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में और बाहर वाला एक बार x माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस का 2। तो एक बार x माइनस 3 बराबर करेंगे 0 और इसी को भी क्या करेंगे? x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या होगा? x बराबर प्लस का 3 इधर होगा, उधर माइनस तो इधर प्लस और इधर भी होगा कितना? x बराबर 2। ठीक, शून्य हमारे आगे, एक शून्य का आया 3 और दूसरा शून्य का आया 2।
इसी को अल्फा कह देते हैं, इसी को बीटा कह देते हैं। चाहे अल्फा कहें, इसको अल्फा कहें, चाहे इसको अल्फा कहें, चाहे इसको बीटा कहें, चाहे इसको बीटा कहें, बात एक है। ठीक, आंसर वही। आगे अभी क्वेश्चन आएगा अल्फा बीटा वाला कैसे किया जाता है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये भी हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? 10वां नंबर। 2x² - 7x + 3 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। चलिए, तो 2x² - 7x + 3, तो 2 × 6, इसका जब इसमें गुणा होगा 2 × 6, और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 6 × 1 7 और 6 × 1 6, जोड़ा तो बन गया भाई। चलिए, तो 6 + 1 इंटू में x + 3, तो 2x² - 6 + एक बार होगा क्या 6x और एक बार होगा -1x + 3। तो इसमें क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या x - 3, और इसमें 1 कॉमन है तो x - 3, क्योंकि -1 कॉमन तो इधर भी माइनस हो जाएगा, तो x - 3 एक ब्रैकेट में और 2x - 1 एक ब्रैकेट में। ठीक, तो x - 3 = 0 और 2x - 1 = 0। तो x बराबर +3 और x बराबर क्या आएगा 1/2। 1 शून्य कितना आया 3 आया, 1 शून्य कितना 1/2। अब कहेंगे सर शून्य क्यों ज्ञात करता है? शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमको शून्य ही चाहिए, क्योंकि ये पहला अल्फा का मान मान लेते हैं और दूसरा बीटा मान लेते हैं। ठीक, चलिए ये तो आ गया। शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा से दर्शाते हैं, और ये फार्मूला होता है -b/a। और शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या करते हैं? अल्फा × बीटा करते हैं, इसका होता है c/a। तो अल्फा भी हमने निकाला, कितना है 3 है, प्लस बीटा कितना है 1/2 है, कितना है 1/2 है, बराबर -b, माइनस फार्मूले में b का मान कितना है -7 है। ठीक, और a का मान कितना है 2 है, इसका कितना होगा 2 × 6 = 7/2, और इधर माइनस प्लस 7/2। ये करना है ना। अच्छा, जांच, उत्तर की जांच नहीं करना था, अल्फा + बीटा निकालना था। 1 मिनट पहले बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये मतलब कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, सिर्फ ये हुआ है कि अल्फा और बीटा का मान निकालना था। हमने क्या किया, इतना सारा फालतू निकाल दिया। क्या किया, फालतू निकाल। हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अगर निकाल दिए तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी बताएंगे। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होगा, -b का मान कितना है, ये यही है ना, -b ये है, और b का मान कितना है -7 है, और नीचे कितना है 2 है। तो इसका कितना आएगा 7/2, 7/2। ये अल्फा + बीटा का मान आया। ठीक, और इसका मान कितना आएगा, अल्फा × बीटा का मान कितना आएगा, c का मान कितना है 3 है, और a का मान कितना है 2 है, इसका मान कितना आया 3/2। अल्फा + बीटा का मान 7/2 और अल्फा × बीटा का मान 3/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने सारा फालतू निकाल दिया। चलिए ठीक है, इसमें आप लोग सीख गए हैं। अगर उत्तर की जांच करने, अगर शून्यकों का योग या शून्यकों का योग करें, अगर शून्य निकालने के बाद अगर उत्तर की जांच पूछे, सत्यता की जांच, तो आप ऐसे करेंगे सेम टू सेम। ठीक है, इसमें अल्फा × बीटा बराबर करके करेंगे, इसमें भी मान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऐसे द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यकों का योग 5 और गुणनफल कितना हो 6 हो। कितना होना चाहिए 5 और 6 हो। तो इसके लिए क्या एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² को x² ही रहने देंगे। अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है 5 है, तो 5 रख देंगे, इंटू में x है तो x रख देते हैं, और गुणनफल कितना 6 है तो 6 रख देते हैं। यही जो हमारा आया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। ये भी हमारा प्रश्न हो गया। चलिए 11 नंबर भी हो गया। अगला प्रश्न अध्याय 2 के बहुपद। चलिए ये तो बता ही चुका है। चलिए अगला प्रश्न, यक्स स्क्वायर -6x प्लस के का एक शून्यक 2 है, के का दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए अगर एक शून्यक 2 है तो के का दूसरा शून्य ज्ञात करते हैं, ज्ञात करें। चलिए तो यक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले मान लेते हैं पी बराबर मान लेते हैं, पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का के। तो यक्स बराबर हमारा क्या है, यक्स बराबर अगर देखें तो क्या है, यक्स बराबर शून्य, एक शून्य क्या है 2 है, यानी एक यक्स बराबर है हमारा 2 है। तो पी यक्स के डर पे 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 2 प्लस का के। तो इसके डर पे 0 क्योंकि शून्य है, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 और 6 दूनी कितना जाएगा 12 और प्लस का के। तो 0 बराबर क्या होगा, 12 में से 4 गया कितना -8 और प्लस का के। तो के को -8 को इधर लाते हैं तो 8 बराबर क्या हो जाएगा के, यानी के बराबर कितना है 8। दूसरा शून्य हमारा कितना आया, के और दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए ना। चलिए के का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। इसमें और दूसरा शून्य क्या है, दूसरा शून्य निकालने के लिए इसमें रख देंगे, जहाँ के है वहाँ वो रख देंगे, ठीक है। दूसरा शून्य निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। स्क्वायर 6x प्लस के अगर है तो क्या करेंगे, तो इसमें यक्स स्क्वायर माइनस का 6x, के का मान कितना आया 8 आया, 8 आया है कि नहीं, तो 8 रख देंगे। तो इसका क्या करेंगे यक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें इसका जोड़ा बनाएंगे, 4 में से 2 गया कितना, 4 में से 2, 4 2 6 और 4 2 नहीं 8 बनेगा कि नहीं, 4 प्लस का 2 इंटू में यक्स प्लस 8। तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 2x और प्लस का 8। तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 4 और एक ब्रैकेट में -2 कॉमन है तो यक्स माइनस का 4। तो यक्स माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और यक्स -2 एक ब्रैकेट में। तो यक्स -4 बराबर 0 और यक्स -2 बराबर 0। तो यक्स बराबर प्लस का 4 और यक्स बराबर प्लस का 2। एक यक्स का शून्य आया ही था 2, वो तो 2 आ गया और दूसरा शून्य हमारा कितना आया 4 आया, ठीक। दूसरा शून्य हमारा कितना आया 4 आया। ये भी प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अल्फा कामा बीटा कामा यक्स स्क्वायर -8x प्लस 10 के शून्य हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर करें, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके क्या करते हैं शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य करें अल्फा प्लस बीटा का योग ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये किसका फार्मूला है। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो किसका फार्मूला बनेगा, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस करें अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, तब इसमें क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होता है, -b/a होता है। तो इसमें माइनस फार्मूला में और b का मान कितना है -7 है और a का मान कितना है 1 है, 1 लिखें या ना लिखें तो यहाँ पर कितना आ गया 7। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा c/a होता है भाई। तो c का मान है 10 और a का मान 1 है, 1 लिखें या ना लिखें, यानी c का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें रख देते भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकालें, 7 निकाल रहा है, यानी 7 का स्क्वायर कर देते हैं। और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकाल रहा है, 10 निकाल रहा है, 10 रख देते हैं। 60 का स्क्वायर 49 और 2 दहियम 20, यानी 49 में से 20 गया कितना, 29। 29 हमारा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया कि नहीं। ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, छमाही हो या एनुअल हो, कुछ भी हो, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, ये भी प्रश्न हो गया 13 नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अल्फ़ा कामा बीटा यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य है, तो अल्फ़ा प्लस 1 कामा बीटा प्लस 1 को शून्य मानकर बहुपद बनाइए। क्या मानकर, शून्य मानकर बहुपद बनाइए। तो चलिए देखते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, कितना आएगा। इधर एक माइनस फार्मूले होता है, माइनस बी बाई ए होता है माइनस फार्मूले में, और इसमें भी है, तो 5 आ जाएगा, सीधा सा सीधा 5 आ जाएगा, क्योंकि ए का मान 1 है, 1 लिखें या ना लिखें, ठीक। और क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, इसका 6 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि सी बाई ए होता है कि नहीं, हमारा ये सी बाई ए होता है, तो इसका कितना आ जाएगा, सी बाई ए, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस 1 कामा बीटा प्लस 1 को शून्य मानकर बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को और अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, जब शून्यकों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, ये तो निकाले ही हैं, लेकिन इसमें ये निकालेंगे शून्यकों का योग। तो अल्फ़ा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा, एक बार होगा अल्फ़ा इंटू बीटा और एक बार होगा अल्फ़ा, फिर क्या होगा, फिर बीटा होगा, फिर क्या आएगा, फिर प्लस 1 आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी हमने कितना निकाला, 6 निकाला, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाला, 5 निकाला, प्लस इसका मान कितना निकाला, 1 का मान 1 ही होगा कि नहीं। तो 6 5 11 1 12, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आया। अच्छा, ये गुणनफल निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने गुणनफल निकाल दिया। क्या निकाल दिया, गुणनफल निकाल दिया। और शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस 1, फिर क्या होगा, प्लस बीटा प्लस 1। तो इसको जब करेंगे एक बार क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ में लिख लेते हैं और एक कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5 है और प्लस 2 ये है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हमारा बहुपद क्या बनाइए, बहुपद बनाइए कहना है, तो बहुपद बराबर क्या आएगा, बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर ही रहने देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अभी हमने कितने निकाला, कहाँ निकाला, इधर निकाला। तो कितना, 7, तो माइनस का 7 यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकाला, ये निकाला, 12 निकाला। यही जो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक। तो ये भी आखिरी प्रश्न था अध्याय बहुपद के, जो है अध्याय 2 के बहुपद, ये आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अब अध्याय रैखिक समीकरण का युग्म शुरू होगा। तो आज इतना ही कराएंगे प्यारे बच्चों, आज क्लास में, क्योंकि क्लास लंबा हो गया, आज इतना ही कराएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, बाकी कल बाय बाय।